नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं और पवन खेरा पर जिस तरीके की जो पूरी कार्यवाही चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम निर्देश आया है। कांग्रेस नेता पवन खेरा की जो जिस तरीके से आज उनको गिरफ्तार किया गया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक अंतरिम जमानत जो है वो पवन खेरा को दे दी है। मंगलवार तक पवन खेरा को जमानत के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि पवन खेरा को कम से कम मंगलवार तक असम की जो पुलिस है वो नहीं ले जा सकती। दिल्ली एयरपोर्ट पर असम की पुलिस ने पवन खेरा को गिरफ्तार किया था। असम पुलिस विमान से उतारकर पवन खेरा को ले गई थी। पवन खेरा रायपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन के लिए जा रहे थे। प्रधानमंत्री के लिए जो कहा गया कि अब शब्दों का इस्तेमाल पवन खेरा ने किया था, उन आरोपों में पवन खेरा की गिरफ्तारी की थी। यहीं पर एक एक करके कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी बीजेपी पर मोर्चा खोल दिया है, चाहे भूपेश बघेल हो या अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने कहा कि अब आप तो सत्ता में हैं तो कुछ भी करेंगे। भूपेश बघेल ने यह कहा अब तो हद हो गई है। ये इस तरीके से ये बड़ा राजनीतिक मामला बनकर सामने आ गया है। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है कि पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। ये तस्वीरें आप अलग अलग तस्वीरों में देख रहे हैं कि सुबह से किस तरीके का घटनाक्रम रहा है। अब पवन खेरा जो हैं उनको ट्रांजिट रिमांड के लिए जो असम की पुलिस थी वो द्वारका कोर्ट ले जा रही है। वहां पर कोर्ट जो है वो उसके ऊपर एक बड़ा अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है इसका बड़ा अहम प्रभाव होगा। देखना होगा कि किस तरीके से असम पुलिस अपनी बातों को वहां पर रखती है। लेकिन कम से कम यह जरूर कहा जा सकता है कि अभी तो फौरी तौर पर पवन खेरा जो है उनको अब यहां पे राहत मिली है और उसके साथ साथ असम की पुलिस को कम से कम एक झटका जरूर लगा है। सुबह से क्या घटनाक्रम रहा जरा आपको सुनवाते हैं। जी अभी देखते हैं। ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। लड़ाई है, लड़नी पड़ेगी। ये पवन जी साफ कह रहे हो। ये देखिए यहाँ से कार्रवाई चला रहे हैं, देखते हैं क्या कार्रवाई है। इस मामले में ले जाया जा रहा है। देखते हैं, अभी सारी जानकारी मिलेगी आपको भी। कौन कौन लोग थे अंदर, कौन कौन थे? कोई ऑर्डर दिया सर? पवन खेड़ा का कसूर क्या है? उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में केवल और केवल नाम लिया था, हम ये इस सच्चाई से लड़ेंगे, हम सच्चाई के सिपाही हैं और न वो हमारी आवाज को दबा पाएंगे, न वो हमारी आवाज को रोक पाएंगे। हम कानूनी तरीके से भी और राजनीतिक तरीके से भी इस पुलिस या गुंडागर्दी से जोर से लड़ेंगे। हमारी आवाज बुलंद रहेगी। इतिहास में संभवत पहली घटना है जब एयरपोर्ट के अंदर प्लेन से जो है जिस रूप में उतारा गया पवन खेड़ा जी को अरेस्ट करने के लिए आसाम पुलिस आकर उतार रही है और उसके कारण सभी हमारे जो नेता लोग के वेणुगोपाल जी, सुरजेवाला जी, सुप्रिया जी जा रहे थे दिल्ली रायपुर अधिवेशन के अंदर, जो हमारा महा अधिवेशन है। अब ये हद हो गई है कि जितनी निंदा करें उतनी कम है। हर राजनीतिक पार्टियों के अधिवेशन होते हैं और महा अधिवेशन होते हैं। ये हमारा प्लेनरी अधिवेशन है रायपुर के अंदर। एक तरफ वहाँ छापा डाले जा रहे हैं नेताओं पर रायपुर के अंदर 3 दिन से। आज इतनी बड़ी घटना हुई कि आप जिस रूप में पवन खेड़ा जी को उतारा गया उसके प्रोटेस्ट में सभी नेता लोग उतर गए, वहाँ धरना दिया है। ये घटना देश नहीं दुनिया भर के अंदर हमारे देश की बदनामी करवाएगी। यदि उन पे FIR भी होगा तो उसको पहले रोका जा सकता था या फिर यहाँ रायपुर से जाने के बाद उसे पूछताछ कर ली जाती। लेकिन ये जो हरकत है वो जो निम्न स्तर के लोग करते हैं उस प्रकार की हरकत है और मैं समझता हूँ कि ये सत्ता का दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता कि सत्ता में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इसका जीता जागता उदाहरण है। ये खबर चल रही थी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जिन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की खबर आ रही। और बड़ी जिम्मेदारी से एक बात यहां बिल्कुल स्पष्ट कर दें, जो भी कार्रवाई होती है
वो देश के संविधान और कानून के तहत होती है और किसी भी व्यक्ति को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो देश के कानून से ऊपर है। पहले आप अमर्यादित भाषा बोलेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में अपशब्द कहेंगे और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये ओछी घटिया राजनीति केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। मेरे सहयोगी जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ उमा शंकर सिंह भी जुड़ रहे हैं। उमा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी जो है, जिस तरीके से आज ये पूरी घटना हुई है, बिल्कुल अधिवेशन से पहले एक के बाद एक, पहले ईडी की रेड होती है रायपुर में, उसके बाद अब पवन खेरा को जिस तरीके से अरेस्ट करके लिया जा रहा है, सीधा सीधा कांग्रेस कह रही है ये तो ऑपोजिशन की हर तरह से आवाज को दबाने के लिए तानाशाही का पूरा रवैया है। क्या अब आगे होने वाला है और सेशन पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी देखिए, जो टाइमिंग है पवन खेरा को गिरफ्तार किए जाने की, उसी को लेकर कांग्रेस सबसे ज़्यादा सवाल उठा रही है। और जैसे विमान से उतारा गया पवन खेरा को, जब वो रायपुर जा रहे थे तभी कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी उस विमान में थे, बहुत सारे कार्यकर्ता भी थे और उन्होंने वहीं पे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। अब जिस तरह से जो सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, जिसके बारे में तफसीलात से जानकारी आशीष भार्गव देंगे। वहाँ पर एक राहत तो मिल गई है कि दिल्ली की कोर्ट में उनको पेश किया जाना है और वहाँ से उनको जमानत मिलनी है। असम की पुलिस जो है वो असम नहीं ले जा पाएगी, जो कोशिश में थी कि ट्रांजिट रिमांड के जरिए उनको असम ले जाया जाए। तो कोर्ट में जो तकरीर चली है वो अपनी जगह, लेकिन जो राजनीतिक लड़ाई है वो भी काफ़ी अहम है। और आपने सही जिक्र किया कि कुछ दिन पहले ही जिस तरह से रायपुर में ईडी के छापे पड़े, कांग्रेस के कई नेताओं के यहाँ छापे पड़े, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के कोषाध्यक्ष हैं उनके यहाँ भी छापे पड़े। और तभी से कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि जो महाधिवेशन होना है 24, 25 और 26 तारीख को 3 दिनों का, उसमें विघ्न डालने की कोशिश है। प्रतिशोध की राजनीति जो है वो बताया था कांग्रेस ने इसके बाद, छापों के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और आज जिस तरीके से पवन खेरा को विमान से उतारा गया, तो ये सवालात जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं। जहां तक कानूनी इसकी लड़ाई की बात है, तो ये मामला जब कोर्ट में पहुंचा है, असम पुलिस ने जब दबिश दी और वहां दिल्ली एयरपोर्ट से दिल्ली पुलिस की सहायता से उनको बाहर निकाला और उसके बाद जब वो अभी कोर्ट में पेश करने वाली है, शायद द्वारका कोर्ट में उनको पेश किया जा रहा है, जहां परिमल हमारे साथी मौजूद हैं। तो ये कोशिश जो है, कानूनी कोशिश जो की गई है, उसका भी कांग्रेस काफी विरोध कर रही है और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला है। लेकिन राजनीतिक तौर पे कांग्रेस लगातार इस बात पे जोर डाली है कि कैसे ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे दबाए जाने की कोशिश हो रही है और महाधिवेशन सुचारू रूप से ना हो, इसमें विघ्न डालने की कोशिश हो रही है। हालांकि भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा है कि इसका अधिवेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे जितना भी परेशान करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी को कर लिया जाए। अंकित, बने रहिए हमारे साथ उमा। मैं सीधे चले जाता हूं आशीष भार्गव के पास, हमारे सीनियर एडिटर हैं। आशीष, क्या जो राहत है उसे किस तरीके से देखा जाए कि क्या पवन खेरा को मंगलवार तक पुलिस उन्हें छोड़ देगी, अरेस्ट नहीं कर सकती है? आगे की कानूनी कार्रवाई अब क्या होगी असम पुलिस के लिए भी, और पवन खेरा के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अब? जी देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रूपरेखा तय कर दी है इस पूरे मामले की। अंतरिम अभी उनको द्वारका कोर्ट में पेश किया जाएगा, द्वारका कोर्ट उनको अंतरिम जमानत पर रिहा कर देगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने न केवल दखल दिया है बल्कि अंतरिम आदेश के तहत उनको अंतरिम राहत दी है और अंतरिम जमानत मंगलवार तक दी है। मंगलवार तक अंतरिम जमानत क्यों दी है, इसके पीछे वजह यह है कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड लेकर यहाँ पर पहुँचे थे पवन खेड़ा। अभिषेक मनु सिंह भी उनकी पैरवी कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, एक ऐसे तरीके से कानूनी दांव पेच खेला ताकि वो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन बन जाए। यहाँ पर अलग अलग एफआईआर दर्ज थी, लखनऊ में, वाराणसी में और आसाम में, तो उन्हीं को क्लब करने की, एक जगह ट्रांसफ़र करके एक जगह ट्रायल की एक अर्जी यहाँ पर दाखिल की। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले बहुत सारे मामलों में दखल दिया और आदेश दिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करने की संविधान ने उसको शक्ति दी है, अधिकार दिया है। तो यहाँ पर उतना सीमित दखल उन्होंने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सीमित दखल दे रहे हैं। यूपी और असम सरकार को नोटिस जारी हो गया है, उनको जवाब देना है कि क्यों ना एक जगह इनको कर दिया जाए, सारे मामलों को ट्रांसफ़र किया जाए। सोमवार को एक अहम सुनवाई उस पर होगी। जब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देगा कि ये पूरे मामला कहाँ पर चलेगा एक जगह पर, तो उसके बाद जो पवन खेड़ा है वो अपनी नियमित जमानत वहाँ पर दाखिल करेंगे उसी निचली अदालत में जहाँ पर केस ट्रांसफ़र होगा, और उसके बाद वो अपनी नियमित जमानत लेने के लिए अपनी अर्जी लगाकर वहाँ सुनवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीमित दखल दिया, अंतरिम राहत दे दी है, आगे ट्रायल कोर्ट।
जी, ये कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि आज शाम को पवन खेरा द्वारका कोर्ट से कम जमानत पे बाहर आ जाएंगे, उनको पुलिस की कस्टडी में नहीं रहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जमानत पर उनको रिहा किया जाएगा। अंतरिम जमानत एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दी है, लेकिन क्योंकि ये ट्रायल कोर्ट का मामला है इसलिए ट्रायल कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि जमानत देने के लिए सक्षम जो है निचली अदालत है, क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उस समय ज्यादा बड़ा दखल दे सकता था जब वो गिरफ्तार नहीं किए जा सकते थे, लेकिन क्योंकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं इसलिए निचली अदालत में उनको पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको अंतरिम जमानत मिलेगी। अंतरिम जमानत पर वो रिहा हो जाएंगे, उनको आसाम नहीं ले जाएंगे, वो आसाम की कस्टडी में नहीं रहेंगे, वो अदालत की कस्टडी में भी नहीं रहेंगे। और इसके बाद सोमवार को जब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उनका मामला कहां ट्रांसफर किया जाए, तो उसी निचली अदालत में, उस जगह की निचली अदालत में वो अपनी नियमित जमानत की अर्जी लगाएंगे और उसके बाद नियमित जमानत पर फैसला ट्रायल कोर्ट करेगा, वो अदालत करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीमित दखल इसमें दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई होनी है इस मामले पर। जी आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उमा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथ बने रहें, क्योंकि ये बड़ा राजनीतिक मामला आज के लिए बन गया है और लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हमारे साथ आलोक वत्स हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अभय दुबे भी जुड़ रहे हैं। लेकिन उन पर जाने से पहले मैं उमा आपसे एक बार और फिर पूछना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के लिए अब आगे की जो कार्रवाई है, क्योंकि हमने देखा सुबह किस तरीके का प्रदर्शन रहा, क्या इसको एक व्यापक तौर पर, एक बड़े प्रदर्शन के तौर पर भी हमें देखने को मिलेगा? जी देखिए, क्योंकि कांग्रेस का महाधिवेशन कल से शुरू हो रहा है, बहुत ही अहम है ये, कई सारे फैसले कांग्रेस को उसमें लेने हैं संगठनिक तौर पे, तो ऐसे में ये तो लगता नहीं कि कांग्रेस अभी सड़क पे जाने की सीधी कोई कोशिश करेगी, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन जो है वो अपने महाधिवेशन को लेकर ज़्यादा है और तमाम पूरे देश भर से जो नेता हैं उनका जमावड़ा जो है वो रायपुर में हो रहा है। लेकिन जहाँ तक लड़ाई की बात है, कांग्रेस ने साफ कर दिया है, जिस तरह के बयानात कांग्रेस की तरफ से आए हैं और जिस तरह से एक चोट करने की कोशिश हुई है पुलिस पर, केंद्र सरकार पर, तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी जो है इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। और दूसरी पार्टियों की तरफ से भी इस तरह के बयानात आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि गलत तरीके से की गई गिरफ्तारी है। देखिए, पूरा मामला शुरू कब हुआ ये 17 फरवरी को, जब मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेरा ने प्रेस से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो गलत तरीके से लिया। वो मामला 2 दिनों तक ठंडे बस्ते में रहा, लेकिन उसके बाद वो तूल पकड़ने लगा। उस पर काफ़ी ज़्यादा जो बहसबाजी है वो शुरू हो गई। कांग्रेस पर काफ़ी अटैक हुआ, कांग्रेस की काफ़ी आलोचना भी हुई। ये कहा गया कि गलत तरीके से नाम लेना सही नहीं है और कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार हुआ कि पहले कांग्रेस के भी कई नेताओं को के नाम को गलत तरीके से पेश किया गया है। तो ये जुबानी जो लड़ाई है वो चल रही थी, लेकिन इस बीच में लीगैलिटी का एंगल आ गया असम में, और जो यूपी में भी 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, तो असम की पुलिस जो है वो दिल्ली पहुंच गई और पवन खेरा को साथ ले जाने के लिए एयरपोर्ट से उनको विमान से उतारा गया और मामला अब यहाँ तक पहुंचा है। तो कांग्रेस इसको एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर आगे तो ले ही जाएगी, कह रही है कि तानाशाही है और ये सत्ता का जो दुरुपयोग है, सत्ता की ताकत के बूते उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो ये लड़ाई राजनीतिक है, लेकिन जो कानूनी लड़ाई जिस तरीके से निचली अदालत में एक अग्रिम जमानत लेकर और फिर एक रेगुलर कोर्ट में उनको एक जमानत लेकर आगे बढ़नी पड़ेगी, वो तो एक कानूनी लड़ाई अपनी जगह चलेगी, लेकिन कांग्रेस को राजनीतिक लड़ाई बनाने के भी मूड में है। जी, वो बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी परिमल अब द्वारका कोर्ट से जुड़ गए हैं। द्वारका कोर्ट में कितनी देर में पेश किए जाएंगे पवन खेरा? परिमल, देखिए, पवन खेरा की पेशगी यहाँ पे हो गई है। वो करीब अभी से 15 मिनट पहले यहाँ पर द्वारका कोर्ट लाए गए। भारी जो पुलिस बल की तैनाती थी, सुरक्षा व्यवस्था थी, उसमें लाया गया। उससे पहले उनका दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जो है वहाँ पर मेडिकल करवाया गया, जो प्रोसीजर का एक हिस्सा है। और फिलहाल जो है यहाँ पर सुनवाई पूरी हो गई है द्वारका कोर्ट में, और अब इस बात का इंतजार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश यहाँ पर पहुँचे जिसको लेकर उनको अंतरिम जमानत मिलनी है। तो उसी आदेश का फिलहाल इंतजार हो रहा है। यहाँ पर जो सीएमएम की कोर्ट है, कोर्ट नंबर 8, वहाँ पे इंतजार हो रहा है। तो कुछ वक्त में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहाँ पर पहुँच जाएगा तो उसके बाद जो है यहाँ पर अंतिम जमानत दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये भी देखिए कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, करीब 11:30 बजे के आसपास से जब इंडिगो की फ्लाइट से उनको डिबोर्ड किया गया, डिबोर्ड करने के बाद पुलिस स्टेशन ले जाया गया, फिर उनको असम की पुलिस आई हुई थी। दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आता है कि हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने कोऑपरेशन मांगा है, तो उस बिना पे दिल्ली पुलिस कोऑपरेट कर रही थी और ये पूरी कोशिश करवाई थी कि ट्रांजिट रिमांड के मिल जाए और उनको असम ले जाया जाए। लेकिन इस बीच भी सुप्रीम कोर्ट की जो राहत मिली, जो आशीष भार्गव हमारे सहयोगी बता रहे हैं, उसके बाद अब यहाँ पर वो आदेश की कॉपी पहुँचती है जिसके बाद पवन खेरा को अंतरिम जमानत मिल जाएगी, दे दी जाएगी। तो उसी आदेश का फिलहाल जो यहाँ पर इंतजार हो रहा है।
परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें जानकारी देने के लिए। जैसे ही कोई खबर वहां से आती है, कब आदेश पहुंचता है, परिमल के पास दोबारा चलेंगे। आलोक वत्स साहब, क्या अब प्रधानमंत्री का नाम अगर ले लिया, उन्होंने माफी भी मांग ली कि गलती से हमारे जबान फिसल गई थी, तो उसके बाद यह मान लिया जाए कि असम जो है नया अड्डा बन गया है, राजनीतिक जो आपके अपोनेंट हैं उनको डराने का, धमकाने का, यह चेताने का कि प्रधानमंत्री का नाम आपकी जुबान पर अगर आया तो सोच लीजिएगा वरना आपको जेल में जाना पड़ेगा, ऐसा आरोप लग रहा है आपका? अंकित जी, प्रधानमंत्री का नाम लेने से कोई गड़बड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम अमर्यादित तरीके से लेने से गलती है। और उन्होंने कहा और उनके नेताओं ने कहा स्लिप ऑफ टंग। अरे अगर स्लिप ऑफ टंग हो गया था तो नरेंद्र राम मोदी बोल देते, राजेंद्र कृष्ण मोदी बोल देते, नरेंद्र शिव मोदी बोल देते। लेकिन नरेंद्र अडानी मोदी का क्या मतलब है कि अडानी जी उनके वो वंशज है, वो उनके पिताजी हैं। सर्वनाक हरकत उन्होंने की है और बात कर रहे हैं। सर लेकिन ये बताइए कि क्या अगर उन्होंने इस तरीके का बयान, अगर इन्होंने इस तरीके का बयान दिया तो क्या इस बयान को राजनीतिक तौर पर क्या इसकी निंदा होनी चाहिए थी? लोगों को समझ में आता कि ठीक है किस तरीके की राजनीति पवन खेरा कर रहे हैं। पुलिस का डर दिखाकर कहीं ना कहीं क्या कोशिश की जा रही है कि इस देश के अंदर अगर आपने इस तरीके से कुछ कहा भी और ऐसे पलट के तो कांग्रेस वाले भी आपको 50 चीजें बता देंगे। कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक इस तरह की भाषा करते हैं, सबके खिलाफ अब क्या अलग अलग राज्यों में FIR शुरू होकर इसी तरह के खेल खेले जाएंगे? अंकित जी, ये आप गलत दिशा में डिबेट को ले जा रहे हैं। कैसे सर? FIR दर्ज करना हमारा कानूनी अधिकार है। कैसे सर? मैं गलत तरीके से कैसे लेके जा रहा हूं? अगर प्रधानमंत्री जी का वो बयान ले लिया जाए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर जिन्होंने कहा था कि रेनकोट पहनकर नहाते हैं, तो क्या कांग्रेस को भी छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में और राजस्थान में FIR करा देनी चाहिए? उसके बाद इस तरह के खेल चलेंगे पुलिस के? अगर वो उचित समझते तो उनको करना चाहिए था। लेकिन आपको नहीं लगता कि किसी प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात करना अनुचित है? नहीं बचा पाते हैं और हमने FIR किया है और पुलिस FIR के तहत कार्रवाई कर रही है। पर आलोक जी, प्रधानमंत्री की गरिमा तो प्रधानमंत्री की गरिमा है ना, जैसी गरिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। आलोक जी करके यूपी में बड़ा, ठीक है आलोक जी, मान लिया आपकी बात कि आप अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, फिर अभय दुबे जी के पास जाऊंगा। प्रधानमंत्री की गरिमा तो प्रधानमंत्री की गरिमा है। प्रधानमंत्री की गरिमा जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, वैसे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की होगी, वैसे ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की होगी, वैसे ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब की होगी, वैसे ही प्रधानमंत्री नेहरू जी की होगी। या सिर्फ गरिमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी को नजर आती है, बाकी सबको तार तार करने में कोई दिक्कत नहीं है? अगर किसी की गरिमा गिरती है, बिलो द बेल्ट वार होता है, उसको FIR कराना चाहिए, चाहे वो किसी दल का हो। दुबे साहब, हम लोग कानून नहीं बर्दाश्त करेंगे जो भी हो रहा है कानूनी प्रक्रिया, हम जानते हैं उनके पिताजी कौन। आलोक वत्स साहब कह रहे हैं, बीजेपी के सभी लोग कह रहे हैं कि देखिए अपने आप को कानून से ऊपर मत समझिए, आपने अगर कुछ कहा है तो हमें आहत हुआ, अब कानून की जो प्रक्रिया है झेलिए उसको, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? इसका तो यही मतलब है ना कि हम आपको गाली दे दे और फिर कहें कि मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया है। ठीक है, दुबे जी का जवाब ले लेते हैं सर। तानाशाह सरकार समूचे देश में जो भी इनको रास्ता दिखाना चाहता है उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं, उनको गिरफ्त में ले लेना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने महात्मा गांधी जी का नाम गलत प्रोनाउंस नहीं किया सार्वजनिक भाषण में? मोहनलाल करमचंद गांधी का उन्होंने तो न माफी मांगी ना उसको दुरुस्त किया। सोनिया गांधी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री होने के पहले जब वो UPA की चेयरपर्सन थी, जब क्या क्या कहा, जर्सी गाय, राहुल गांधी जी को जर्सी बछड़ा कहा, कांग्रेस की विधवा तक संबोधित किया, सदन में कहा, हरि प्रसाद जी का नाम कहा, BK हरि, भगवान तक को बेचने की बात कर दी और सदन की कार्रवाई से वो हटाया गया। पहली बार ऐसा हुआ किसी प्रधानमंत्री जी का कहा हुआ सदन की कार्रवाई से हटाया। तकलीफ इनको इस बात से नहीं है, तकलीफ इस बात से है कि किस प्रकार पवन खेड़ा जी प्रामाणिक रूप से ये आरोप लगा रहे हैं कि कैसे स्टॉक मैनिपुलेशन करके बड़े बड़े कारोबारी ऑफशोर कंपनियों से हिंदुस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी जांच प्रधानमंत्री जी नहीं करा रहे जी। पवन खेड़ा जी जो आरोप लगा रहे हैं वो आप कह रहे हैं प्रामाणिक तौर पर लगा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम को तोड़ मरोड़ के पेश करना, क्या ये आपको, अगर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अमर्यादित है अगर किसी भी नेता के बारे में इस तरह से बात की जाए? आपने मुझे अभी 5 एग्जाम्पल गिनवा दिए जो बीजेपी के नेताओं ने और प्रधानमंत्री तक ने बोले होंगे,
तो क्या वैसा ही व्यवहार कांग्रेस पार्टी करेगी? फिर आप किस हक से उंगली उठाएंगे? ये तो उन्होंने, तो आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए, उन्होंने उनको उस शब्द को वापस लिया और अडानी तो बोला ही नहीं उन्होंने। ये जो आलोक वत्स जी कह रहे हैं, अब इस आधार पर बीजेपी से अगर इनसे प्रतिशोध लेना चाहे तो इनके खिलाफ एफआईआर करा देगी। देखिए, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के मत पेश कीजिए। उदाहरण कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किया था, जानते हैं आप, जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ और हम मध्य प्रदेश में जब थे कांग्रेस की सरकार में दिग्विजय सिंह जी ने, तो एक रात्रि भोज आयोजित किया, सारी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी ने की। ये तो राजनीतिक सदाशयता है। हम प्रतिपक्षी दल हैं, हम एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं है। आप लोग सत्ता जाने के भय से जानी दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लगे हैं। हाँ। अरे साहब, परमानेंट सत्ता नहीं रहेगी आपके पास, इस बात का ख्याल रखिए। हाँ। ये सद्भावना बनी रहनी चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। पवन खेड़ा जी ने कहा कि हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं और उन्होंने अपनी बात को दुरुस्त किया, लेकिन उसके बावजूद इतना प्रतिशोध लेना, जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसके पहले आप ईडी की छापेमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से, कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को जो विघ्न डालने की कोशिश है, उसकी एक कड़ी इसको माना जा रहा है। पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड कराई जाती है रायपुर में, मुख्यमंत्री आके वहां पे भूपेश बघेल साहब कहते हैं कि देखिए ये लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि लोगों को एक मैसेज डाला जाए कहीं ना कहीं कि कांग्रेस पार्टी जो है उसको डराने की कोशिश की जा रही है। और अब पवन खेड़ा को आप हवाई जहाज से उतरवा के अरेस्ट करवा देते हैं। देखिए, ये सारी प्रक्रिया जो हो रही है वो कानून के दायरे में हो रही है। कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो रहा। रेड तो बहुत जगह हो रही है, पिछले 6 महीने से रेड पे रेड हो रही है। जहां कहीं भी इन एजेंसियों को लगता है कि स्टेट एक्सचेकर का पैसा या कुछ ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी किया गया है तो वो लोग रेड करते हैं। अगर आपके पास कोई गलत चीज नहीं है मैं ये तो बात मैं थोड़ा दर्शकों के लिए समझना चाहता हूं, जिससे कि आप उसे क्लैरिफाई कर सकें। ये कैसे आप कह देते हैं कि जो रेड हो रही है या जो कुछ भी कार्य या पवन खेड़ा की अरेस्टिंग हो रही है, ये कानूनी प्रक्रिया और कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे हो रही है? ये तो सुप्रीम कोर्ट को तय करना है ना सर, या किसी भी कोर्ट को तय करना है। जब आप वहां पर लेके जाएंगे, कोर्ट ही आपको तय करके बताएगा कि पुलिस ने जो कार्रवाई करी वो ठीक करी या नहीं करी। आप कैसे इस बात का बयान दे रहे हैं? यही इस तरह की आर्गुमेंट आप लोगों ने एमसीडी में कहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे आपको मुंह के खा के आनी पड़ी। तो ये क्या सर्टिफिकेशन है कि पुलिस जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो पुलिस कर रही है वो ठीक कर रही है। पुलिस एफआईआर के ऊपर कार्रवाई कर रही है, कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन्होंने सही किया या गलत किया। बट उसके पहले हमारे ऊपर उंगली उठाना कि बीजेपी ने करवा दिया, ये बीजेपी का क्या लेना देना है पूरे एपिसोड से? नहीं, क्योंकि सिर्फ इतना लेना देना है कि कांग्रेस जो बीजेपी असम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, चाहे पवन खेड़ा हो, उससे पहले जिग्नेश मेवानी हो, या महाराष्ट्र की सरकार की बात हो, असम कहीं ना कहीं आपने एक इस तरीके का एक इंटिमिडेशन सेंटर बना लिया है कि कांग्रेस या ऑपोजिशन के कोई भी दल होगा उसको पकड़ के सीधे वहीं ले जाएंगे। आप मुझे एक चीज बताइए, किसको इंटिमिडेट किया है हमने? एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए। सर, जिग्नेश मेवानी का आपको याद है जब उन्हें बेल मिली थी, कोर्ट ने क्या कहा था? उनको बेल मिली थी, वो बरी होके आ गए। नहीं सर, बरी तो अभी हुए नहीं है, बेल मिली है। उसमें कोर्ट ने बड़ी तीखी टिप्पणी करी थी असम पुलिस के ऊपर। देखिए, कोर्ट के किसी बात के ऊपर मैं उंगली नहीं उठाना चाहूंगा। हम कोर्ट के हर चीज का सम्मान करते हैं। कोर्ट का जो भी निर्देश आता है उसको हम आदर के साथ सिर झुका के उसको हम मानने के लिए तैयार हैं। अभय दुबे जी, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, एफआईआर हुई है, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसमें उन्हें लगता है कि पवन खेड़ा की कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है तो पकड़ के लेके जा रहे हैं। उसमें क्यों इतना हाई हल्ला मचाया जा रहा है? देखिए, ये अभी जो उदाहरण दे रहे थे कि ईडी अपना काम करती, पुलिस अपनी कार्रवाई करती, यही साहब हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ वही असम के चीफ मिनिस्टर जो है पूरी बुकलेट निकाली थी लुइस बर्जर केस में कि अमेरिका के डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी की कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। 21 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और अगस्त के महीने में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया सीबीआई इंक्वायरी। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एक बार भी पूछताछ नहीं की। आपने आरोप लगाए थे शुभेंदु अधिकारी पर कि शारदा स्कैम का पैसा जाता है, भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है कहते थे, अपने दल में शामिल कर लिया, सारे पाप धो दिए। नारायण राणे को कहते थे आदर्श घोटाले का आरोपी है, अपने दल में शामिल करके सबसे आदर्श नेता वो हो गए।
हमको मत समझाइए। आप प्रतिशोध की कार्रवाई कर रहे हैं और उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, याद रखिएगा। स्थायी सत्ता किसी के पास नहीं रहती वत्स साहब, इस बात को लिख लीजिएगा। हम तो सदाशयता रखते हैं। हमने इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया कि आपकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी उसको हमने सद्भावनापूर्ण तरीके से उसका आदर किया, उसमें व्यवस्थाएं सारी हमने की क्योंकि हमारी सरकार थी, और आप इस प्रकार का सिला देते सत्ता जाने के डर से। सिर्फ पवन खेड़ा जी बहुत शालीन प्रवक्ता हैं, उन्होंने कभी अमर्यादित बात नहीं की। आप सारी उनकी डिबेट उठाकर देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देख लीजिए। हाँ, जो तथ्यपरक बात है वो रखेंगे। अगर स्कैम किया है, राजनीतिक सर, मेरे पास समय बिल्कुल क्यों खत्म हो गया। हम शुरू से इस ब्रेकिंग न्यूज पर थे। मैं आप दोनों को धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूं आलोक वत्स साहब, देखिए कुल मिलाकर राजनीति में छींटाकशी, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। भाषा की मर्यादा रखने की जिम्मेदारी हर पॉलिटिकल पार्टी की है, लेकिन अगर इस तरीके से पुलिस का बेजा इस्तेमाल करके हर प्रवक्ता को उनकी बयानों पर अगर अंदर करने दिया जाएगा तो इस तरीके का जो खेल शुरू होगा, जहां जहां मेरी पुलिस वहां मैं लोगों को पकड़ के बंद करूंगा, ये बहुत डेंजरस एक खेल है और इसकी आंच सभी के ऊपर गिरेगी। और देश की, कम से कम हमारे जनतंत्र के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये बहुत हेल्दी साइन नहीं है। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, खबरों का सिलसिला जारी है सवाल इंडिया का में। चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। आज की क्या, कल से ही ये खबर लगातार जारी है। दिल्ली एमसीडी के सदन की कार्रवाई कल सुबह 10 बजे तक स्थगित कर दी गई, लेकिन रात भर जो हुआ वो बिल्कुल शर्मसार करने वाला था। आखिरकार स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो पाया है। इससे पहले रात भर रह रहकर हंगामा होता रहा। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान पूरे देश ने शर्मनाक तस्वीरें देखी, जहां चुने हुए प्रतिनिधि सदन की मर्यादा को पूरे तौर से तार-तार करते हुए, धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई पड़े। सदन में रात भर जबरदस्त धक्का मुक्की, हाथापाई, मारपीट हुई। पार्षदों ने एक दूसरे पर पानी की बोतलें फेंकी और टेबल पर चढ़कर फर्नीचर को भी तोड़ दिया। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो। के पास चलते हैं। आलोक वत्स साहब बीजेपी के नेता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुदा जरीवाला हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी को समर्थन करती हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। आलोक साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इस तरीके के जो शर्मनाक सीन देखने को मिले, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, जनतंत्र के लिए बड़ी शर्म वाली बात है। चाहे आप बीजेपी से हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी से हो, ऐसा तो शायद नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता? देखिए, आज जो हुआ वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और काफी शर्मनाक हरकत है। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की? उनकी जो पार्षद है, साजिया या क्या नाम है उनका, ये शुरुआत उन्होंने किया। आप अपने वीडियो में देखिए, उनके द्वारा इशारा और उत्प्रेरित किया जा रहा है कि कम फॉरवर्ड और इसमें हंगामा करो। तो ये तो शुरुआत उन्होंने किया है, हमारा उसमें क्या दोष है? हमने तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेयर भी चुन लिया गया और डिप्टी मेयर भी चुन लिया गया, तो क्या दिक्कत है? आप अपने वीडियो को देखिए, उस वीडियो में साफ साफ साजिया निर्देशित कर रही है फ्रंट सीट से अपने बैक बेंचर्स को कि आगे आओ और इस हंगामे में शरीक हो। वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। तो आपको नहीं, आपको उसमें हंगामे में शरीक हो, लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी के जो लोग थे वहां पर वो बिल्कुल पाक साफ है, उन्होंने कुछ नहीं करा, बिल्कुल आम आदमी पार्टी वाले हावी हो गए उनके ऊपर? अंकित जी, सबसे पहले तो मेजोरिटी में है वो लोग, संख्या बल उनके पास ज्यादा है जी। और दूसरी चीज, अब गांधीवादी युग तो रहा नहीं। अगर आप मुझे धक्का देंगे तो मैं भी आपको धक्का दूंगा, आप मुझे पर बोतल फेंकेंगे तो मैं भी आपके ऊपर बोतल फेंकूंगा, स्वाभाविक है। लेकिन इनिशिएट किसने किया? हु स्टार्टेड दिस? ये बिल्कुल क्लियर है वीडियो में। ठीक है। इट्स अ लेडी सिटिंग इन फ्रंट रो
उन्होंने इस चीज को बढ़ावा दिया और ये मारपीट की तरफ इंगित किया। तो इनिशिएट जिसने किया उसके बाद हुदा जी गलती क्या है? आप लोग धक्का देंगे तो वो भी बॉलीवुड के धक्का देंगे, कह रहे हैं कि अब गांधी जी वाला जमाना नहीं रहा है। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप? उनकी जो मेयर उनकी तरफ से जो इलेक्टेड मेंबर थी रेखा गुप्ता जी, उन्होंने बाकायदा से पोडियम तोड़ा है। उनके जो अमित नागपाल जी है, उन्होंने बैलेट पेपर फाड़ के हमारी डॉक्टर शैली ओब्रॉय के ऊपर फेंका है और बैलेट बॉक्स फेंका है। मतलब ये कोई मामूली चीज नहीं है। और सारा का सारा तमाम ये जो लड़ाई झगड़ा और ये इस तरह का जो माहौल बनाया गया है, ये साफ साफ इसमें बीजेपी की गलती है। बीजेपी अपनी सीधे तरीके से हार क्यों नहीं मान जाती? पहले तो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में इतने इन्होंने अड़चने डाली, इतनी तकलीफें करी, जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आई तब जाके कहीं जाके ये मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। तो अब स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स में क्यों इनको इतनी तकलीफें और परेशानियां हो रही है? क्यों ये एक संवैधानिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं चुनाव होने देते? आई मीन बीजेपी ने तो ये एक तरह का अपना स्टेटस को बना लिया है कि हंगामा करें। आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये बड़ी मतलब तीखी टिप्पणी करी थी एलजी के ऊपर भी कि भाई इस तरीके से आप चुनाव नहीं होने दे रहे हैं, जो आप बातें कह रहे हैं वो ठीक बातें नहीं है। तो स्टैंडिंग कमेटी बीजेपी पचा नहीं पा रही है क्या कि बिल्कुल एमसीडी जो है दिल्ली की हाथ से निकल गई है? मेयर न रहा, डेप्यूटी मेयर न रहा, स्टैंडिंग कमेटी क्योंकि ताकत तो उनके हाथ में होती है, बीजेपी ये पचा नहीं पा रही है। देखिए, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हिमाचल हार गए, क्या वहां सरकार नहीं चल रही है? और दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूं, जिनको आप राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में लाए हैं, क्या वो मैडम राजनीतिक विशेषज्ञ है या आपकी प्रवक्ता है? सर मैंने कहा ना कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करती हैं, आपने सुना नहीं शायद। हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है, then there is no problem। मुद्दे की बात कर लीजिए ना। लेकिन कुल मिला के जो आप कह रहे थे आलोक जी, जो आप कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में बिलीव करती है। सर किसी भी जमहूरियत के लिए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी जनतंत्र के लिए ये जो कल हुआ है एमसीडी के सदन पे, ये बड़ी शर्मसार करने वाली है सर। और चाहे इसे आप कैसे भी खेलने की कोशिश करें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी के जो सदस्य हैं, दोनों को कम से कम इस मामले में शर्मसार जरूर होना चाहिए। माफी भी मांगनी चाहिए देश से कि चुने हुए प्रतिनिधि इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हावी हैं। ये लाठी गोली की लड़ाई नहीं है सर, बैलेट की लड़ाई है। यही देश का जनतंत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं पंजाब की, जहां के अजनाला में सिख संगठन वारिस पंजाब के मुखिया अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। उनकी मांग थी कि उनके एक सहयोगी तूफान सिंह के गिरफ्तारी के बाद उसे रिहा किया जाए और अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसे रद्द किया जाए। कल ही उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि आज से ये अजनाला में प्रदर्शन करेंगे। तो आज हजारों समर्थक बड़ी तादाद में सड़क पर उतर आए। उन्होंने तलवारें और बाकी हथियार, लाठियां भी रखी हुई थी और पुलिस के बैरिकेड जो है उसे तोड़ने की कोशिश की गई, तोड़ भी दिया गया। पुलिस ने 17 फरवरी को अमृतपाल और उनके समर्थकों के खिलाफ कई केस दर्ज किए थे। जो अमृतपाल सिंह हैं उनके ऊपर अमित शाह, देश के गृह मंत्री के खिलाफ अभद्र बयान देने का आरोप लगाया गया था, जिससे उन्होंने इनकार किया है और अब ये पूरा मारपीट तक मामला जुड़ गया। आपको ये भी बताते हैं कि कौन है अमृतपाल सिंह। दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब का प्रमुख बना अमृतपाल सिंह। खुफिया एजेंसियों की इस पर हमेशा नजर रही है। जो खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने के आरोप इस पर पहले भी लगते रहे हैं। गृह मंत्री को इन्होंने धमकी दी थी, यह आरोप इन पर लगा था। अमृतपाल सिंह ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने हमें दबाने की कोशिश की तो क्या हश्र हुआ। इंदिरा गांधी की मौत का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने गृह मंत्री को इस तरीके की धमकी दी थी।
हरियाणा के भिवानी में जली हुई हालत में मिले नासिर और जुनैद के जो शव मिले थे, उस मामले में बहुत ताज़ा जानकारी इस वक्त एनडीटीवी के पास है। आरोपियों की तस्वीरें पुलिस ने जारी की हैं, जिसमें उनके नाम और उनकी तस्वीरें जो हैं वो शामिल हैं। पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल स्कॉर्पियो गाड़ी हरियाणा के जींद क्षेत्र से बरामद की है। एसपी श्याम सिंह ने बताया कि इस मामले में 17 फरवरी को आरोपी रिंकू सैनी को गिरफ्तार कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान घटनाक्रम से संबंधित वाहनों के मूवमेंट के बारे में रिंकू ने महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस को दी है। इस मामले में कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भी एनडीटीवी के हाथ लगी है। कथित गौरक्षक जो है नासिर और जुनैद का अपहरण करने के बाद लगभग 20 घंटे तक हरियाणा में जिला जिला घूमते रहे। जुनैद और नासिर हत्याकांड में गौरक्षकों के 2 समूह शामिल थे। पहले ग्रुप ने जुनैद और नासिर का अपहरण कर उनकी पिटाई की। पहले ग्रुप ही जुनैद और नासिर को अधमरा कर हरियाणा पुलिस के पास ले गया था। हरियाणा पुलिस ने अपना जब पल्ला झाड़ लिया तो उसके बाद पहले ग्रुप ने नासिर और जुनैद को दूसरे ग्रुप के सुपुर्द कर दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो दूसरे ग्रुप ने बुरी हालत में घायल नासिर और जुनैद की हत्या कर दी। इस मामले पर हमारी जो तहकीकात है, हमारी जो नज़र है वो बनी रहेगी। एनडीटीवी पे खबरों का सिलसिला जारी है। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।